जयपुर से खबर है और इसी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष। डीओआईटी दफ्तर में नकदी गोल्ड मिलने का जो पूरा मामला है और इसी मामले से जुड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, अब एसीबी मुख्यालय जयपुर के स्तर पर पूरी जांच होगी। एडिशनल एसपी ललित शर्मा जांच अधिकारी बनाए गए हैं जिस पूरे मामले की जांच करेंगे। इन्हीं की अगुवाई में जांच होनी है। आज आरोपी वेद प्रकाश यादव को एसीबी कोर्ट में पेश करेगी। एसीबी कोर्ट में वेद प्रकाश यादव की रिमांड मांगेगी। एसीबी को अब पूरे मामले में गहनता से जांच करनी है। एसीबी जांच में परत दर परत हर राज को खोलने का काम करेगी। बड़ा सवाल, किसी बड़े अधिकारी पर जांच की आंच को अपने ऊपर तो नहीं लिया है वेद प्रकाश यादव ने, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा अमाउंट था, करोड़ों के टेंडर्स की जानकारी उच्च अधिकारियों को क्या नहीं थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या स्टोर इंचार्ज जॉइंट डायरेक्टर पद का व्यक्ति ही डीओआईटी की सभी टेंडर्स की एंट्री और एग्जिट कर रहा था? छोटी मछली एसीबी की गिरफ्त में है, क्या किसी बड़ी मछली तक एसीबी की टीम पहुंच पाएगी, ये भी एक सवाल। ऐसे में अब एसीबी की जांच पर सभी की निगाहें और उम्मीदें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि सीसीटीवी से ही सबसे बड़ा राज खुला था और जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव बेनकाब हुए। सबसे पहले जी राजस्थान ने ही दिखाया था सीसीटीवी फुटेज। सबसे पहले जी राजस्थान ने ही दिखाया था सीसीटीवी। दो अलग अलग वीडियो में वेद प्रकाश यादव नजर आया था। एक वीडियो में बैग रखने का फुटेज आया था सामने, दूसरे वीडियो में अलमारी से बैग निकालने का फुटेज भी आया था। इसी आधार पर पुलिस ने ये राज खोला है। तो नकदी गोल्ड मिलने के मामले में तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज रिमांड मांगी जाएगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा एसीबी के द्वारा। अब ऐसे में एडिशनल एसपी ललित शर्मा जो इसके जांच अधिकारी है, अब उनके कंधों पर ये तमाम जिम्मेदारी कि किस तरीके से वो परत दर परत इन तमाम चीज़ों को खोलेंगे। क्योंकि बात ये हो रही है बड़ी मछली की, छोटी मछली की, कि क्या कहीं वेद प्रकाश यादव मोहरा तो नहीं, क्या कोई बड़ी मछली बचकर ना निकल जाए। अब ऐसे में जो सीसीटीवी आया था उसके समय के साथ में वीडियो हमने आपको सबसे पहले दिखाया जिसमें वेद प्रकाश नजर आया। करोड़ों का कैश योजना भवन में, करोड़ों का कैश छुपाने की हकीकत में किसकी योजना थी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इन तमाम सवालों का जवाब अब एसीबी तलाशेगी। तो बड़ी चीज यह है कि धौलपुर के सरमथुरा में बिजली का तार टूटकर गिरने से खड़ी बस में आग लग गई है। प्राइवेट बस आग लगने से धू धू कर जली है। करौली धौलपुर रूट पर संचालित होती थी ये बस। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। सरमथुरा कस्बे में आरएसी लाइन के पास अल सुबह की ये घटना बताई जा रही है। बिजली का तार टूटकर खड़ी बस पर गिरा, उसके बाद में बस का क्या हाल हुआ आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। धू धू कर ये बस जल उठी। जयपुर के सोडाला क्षेत्र में ट्रक में आग लग गई। अचानक आग लगने से आसपास के लोग घबरा गए। सूचना के बाद तुरंत 22 गोदाम दमकल स्टेशन से 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। ड्राइवर सुरक्षित है। अलवर के खेड़ली इलाके के पीपल खेड़ा गांव में रात को करीब 3 बजे अचानक घर के बाहर रखी लकड़ियों में आग लग गई। अब आग की लपटें देख आसपास के लोग जमा हो गए। आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन आग की लपटें तेज होने के कारण काबू नहीं पाया जा सका। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। 2 घंटे की मशक्कत हुई, आग पर काबू पाया गया।
चित्तौड़गढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। 10 गंभीर घायलों को उदयपुर रेफर किया गया है। करीब 6 लोग सांवलिया जिला अस्पताल में एडमिट हैं, वहां इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार ब्रिज के पास घुमाव पर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे। ये सभी गाड़री समाज के लोग मुंडन संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। बढ़ेंगे आगे। प्रदेश में पीटेट परीक्षा का आयोजन आज हो रहा है और प्रदेश भर में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। 5,21,366 ये है अभ्यर्थियों की संख्या जो परीक्षा दे रहे हैं। 1,494 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा के, जहां पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्टिंग करने का समय है। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा। तो पीटेट परीक्षा का आयोजन जो है उससे संबंधित हम पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। कितने केंद्र बनाए गए हैं, कितने अभ्यर्थी हैं, किस तरीके के इंतजाम हैं, कब तक रिपोर्टिंग टाइम है, कब से कब तक परीक्षा चलेगी। 5,21,366 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 9 बजे के आसपास का समय था रिपोर्टिंग का। 11 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। बीकानेर से त्रिभुवन हमारे सहयोगी और अजमेर से अशोक हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे परीक्षा के लिए। 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। किस तरीके के इंतजाम आप देख पा रहे हैं परीक्षा केंद्रों पर? जी बिल्कुल, प्रदेश भर में यह परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अजमेर में 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पर करीब 21,000 जो है अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। तो अब जो सुबह 9 बजने के साथ ही सभी जो परीक्षार्थी हैं उनको यहाँ पर एडमिट कार्ड और तमाम जो दस्तावेज हैं वो चेक करके अनुमति दी जा रही है। 1 घंटे पहले सभी को अंदर परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करनी होगी। ऐसे में जो गाइडलाइन बनाई गई है उस गाइडलाइन की यहाँ पर पालना करनी होगी। उसी गाइडलाइन के तहत जो यहाँ पर जांच की जा रही है स्कूल प्रबंधन के साथ साथ पुलिस की ओर से, और अंदर जब प्रवेश करेंगे उसके बाद फिर एक बार चेकिंग होगी। तो जो गाइडलाइन है उसमें किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक व अन्य जो गैजेट्स है वो यहाँ पर ले जाना मना किया गया है, प्रतिबंध है। इसके साथ साथ जो ड्रेस कोड है उसको भी यहाँ पर जो है माना गया है। तो ऐसे में जो यहाँ का प्रशासन है वो पूरे गाइडलाइन की पालना के साथ ही यहाँ पर अंदर प्रवेश दे रहा है। यहीं के जो पदाधिकारी है उनसे बातचीत करते हैं किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और क्या व्यवस्था है जिसके चलते आप अंदर प्रवेश दे रहे हैं। सर, हम लोग यहाँ पे एडमिट कार्ड के साथ ओरिजिनल आईडी चेक कर रहे हैं, फोटो से मिलान कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग उनको अंदर भेज रहे हैं। इयररिंग्स वगैरह अगर कुछ इन्होंने गोल्ड मेटल कुछ पहना है तो हम वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले उतारें, वहां रख दें और उसके बाद वो आए। इस तरह से हम लोग इनको चेक कर। एडमिट कार्ड में कई जानकारियां दी गई थी, उसके बावजूद भी कई छात्राएं हैं जो कुछ पहन के आई है, या फिर ऐसी व्यवस्था में क्या अपनी ओर से व्यवस्था की गई? सर, हमारे पास यहाँ पे रूम से हमने गर्ल्स को बुलाया कि वो वहाँ पे उतार दें जो भी ज्वेलरी अगर वो पहन गई है, वो कुछ मूल्यवान चीज है तो, और जो भी चीजें हैं जैसे बैग्स वगैरह हम वो फ्री में रखवाते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे रूम से वहाँ पे हम लोग रखवा रहे हैं। वो रखें, उसके बाद आए, हम लोग चेक करेंगे, फिर उनको अंदर भेज। अंदर सारी व्यवस्थाएं रखी गई। कितनी देर पहले इनको प्रवेश दिया जा रहा है? क्या मुख्य कारण है जो चेक कर रहे हैं आप? सर, एक्चुअली हम लोग इनकी आईडी से इनका एडमिट कार्ड चेक कर रहे हैं, ओरिजिनलिटी चेक कर रहे हैं, और जो इनका टाइम है 11 बजे से पेपर है उससे 2 घंटे पूर्व इनको एंट्री दी गई। तो हमने 9 बजे से एंट्री शुरू कर जी। 2 घंटे पूर्व इनको एंट्री दी गई है। तमाम जो आप देख सकते हैं छात्राएं अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंची है और जो अपनी गाइडलाइन है उनके अनुसार वो जो पेन है वो लेकर पहुंची है और एडमिट कार्ड के साथ साथ जो दस्तावेज हैं वो लेकर पहुंची है। इनसे पूछते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं इन्होंने की थी, क्या तैयारियां यहाँ पर जो है की गई थी। आप क्या तैयारी करके आए हैं? सर, मैं तो इनके साथ आई। अच्छा, आप बताएंगे, कुछ बातचीत करेंगे कोई? 1 मिनट और आगे चलते हैं, पूछते हैं एक बार। पूरा ग्रुप है, किस तरह की तैयारी करके आए हैं और क्या लगता है इस बार आप सफल होंगी? हाँ, किस तरह की तैयारी? तैयारी तो अच्छी है सर। जो सुरक्षा के प्रबंध किए हैं उससे आप खुश हैं? क्योंकि हर बार जो है पेपर को लेकर कुछ असमंजस रहता है, नकल के संसाधन आ जाते हैं, तो सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? खुश है, सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छी है। ठीक है,
ठीक है अशोक, जाहिर तौर पर लोग जो अभ्यर्थी हैं बड़े एक्साइटेड हैं परीक्षा देने को लेकर और अचाक चौबंद इंतजाम भी अजमेर में नजर आ रहे हैं। बीकानेर का रुख कर लेते हैं, त्रिभुवन हमारे सहयोगी बने हुए हैं। त्रिभुवन, बीकानेर में क्या तैयारियां हैं, जरा वहां का हाल बताइए, क्योंकि 9 बजे ही टाइमिंग है कि लोग जो है वो रिपोर्ट कर दें। जी बिल्कुल, बीकानेर में भी हैं जो परीक्षार्थी है वो आने लगे हैं। सुबह 9 बजे से इनकी एंट्री शुरू हो गई है। बीकानेर की अगर बात करें तो कुल 16,000 के करीब अभ्यर्थी है जो इसमें भाग ले रहे हैं और कुल 52 सेंटर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्था है पूरी तरह से चाक चौबंद है। जो प्रशासन है वो उनको एंटर करने के लिए पूरे दस्तावेज चेक कर रहा है, जो ओरिजिनल दस्तावेज है उनको चेक किया जा रहा है। और साथ में जो महिलाएँ हेयर रिंग्स या बेल्ट या हेयर बेल्ट लगा के आई है उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है कि वो उतारे, उसके बाद ही उनको एंट्री दी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से नकल को रोका जा रहा है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह चौकस है, किसी तरह की कोताही नहीं बरत सकता। इसी को लेकर जो भी व्यवस्था की गई इसके लिए महिला सुरक्षा कर्मी को विशेष तौर से लगाया गया है, जो महिलाओं को चेक करके चाहे हेयर रिंग है चाहे हेयर बेल्ट है और उनकी चेकिंग भी की जा रही है। उसके बाद और जो ज्वेलरी है उसको को निकालने के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। आप देख भी सकते हैं कुछ महिला अभ्यर्थी है वो अपने हेयर में से पिन्स बेल्ट निकाल भी रही है और कुछ ज्वेलरीज भी निकाल रही है। और साथ में अगर बात करें प्रशासनिक स्तर की भी तो काफ़ी सख्त इसको किया गया है, क्योंकि बीकानेर जो पुलिस है और IT सेल है वो लगातार परीक्षा में सतर्क रहा है। चाहे रीट की पेपर की बात की जाए या अन्य पेपरों की बात की जाए, जो भी बड़ी खुलासा किया है नकल गैंग का तो बीकानेर पुलिस ने किया है। तो बीकानेर पुलिस है वो लगातार सक्रिय है, किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती और पूरी तरह इस सेंटरों पर नजर बनाई गई है। हालांकि 52 सेंटर है, इसको लेकर चप्पे चप्पे पर सभी सेंटरों की पुलिस वहाँ खड़ी है और किसी तरह की कोताही वो देखना नहीं चाहती। पूरी तरह से जांच की जा रही है और फर्स्ट एंट्रेंस के बाद सेकंड एंट्रेंस में भी मतलब कह सकते हैं द्विस्तरीय जो है जो जांच प्रणाली चल रही है। आप देख सकते हैं जो पीछे भी है वहाँ भी आगे जाके उनकी दोबारा चेकिंग की जा रही है कि अगर गलती से कोई अभ्यर्थी पहले चेकिंग से निकल जाए तो दूसरी बार में वो किसी भी तरह की कोताही नहीं बरताए। हमारे साथ कुछ पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की उनकी व्यवस्था की गई है, किस तरह की उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। तो सर किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्या सुरक्षा की गई है? ये सर परीक्षा को लेकर के अच्छी व्यवस्था की गई है, अच्छे से जांच की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों की किसी प्रकार का कोई ऐसा वो नहीं हो कि भाई उपकरण टिपने की या नकल करने की शामिल ले जाए, यही व्यवस्था है। बीकानेर पुलिस हमेशा नकल को रोकने में सबसे आगे रही है। हाँ, इसलिए महिला अभ्यर्थियों को लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई? अलग से की गई, महिलाओं से कराया जा रहा है और अच्छी व्यवस्था की गई है। जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका कहना है कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। जो भी अभ्यर्थी है चाहे पुरुष है चाहे महिला है उनको लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है और विशेषकर नकल को रोकने के लिए, क्योंकि जिस तरह से नकल का एक बहुत बड़ा गैंग पिछली परीक्षा में चला था, इसको किसी तरह की इस बार यहाँ कोई कोताही नहीं बरती जाए, इसको लेकर काफ़ी बीकानेर पुलिस सतर्क है, विशेषकर बीकानेर की IT से। जी जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लाखों अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा जो है वो देने पहुंच रहे हैं। अजमेर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अशोक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अशोक, देखिए जैसा कि अभी त्रिभुवन ने बताया कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है कि ये परीक्षा सुचारू रूप से हो जाए, ये नकल रूपी जिन जो हर बार बाहर आ जाता है वो इस बार बाहर ना आए। इसके लिए क्या विशेष इंतजाम आप कितने केंद्र जितने भी केंद्र बनाए गए अजमेर में वहां पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हर बार दावा किया जाता है कि सब कुछ ऑल इज वेल है और होगा, लेकिन होता नहीं, आखिर में डमी अभ्यर्थी निकलते हैं और तमाम तरीके की चीजें हम देखते हैं। अशोक जी बिल्कुल, परीक्षा को लेकर जो है सुरक्षा के इंतजाम हमेशा कड़े किए जाते हैं और प्रशासन जो है अपनी व्यवस्थाएं पूरी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार जो ऐसी लापरवाही है जो सामने आती है। लेकिन जो स्कूल प्रबंधन है उसकी ओर से यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। हम देखेंगे जो चेकिंग है वो विशेष रूप से यहाँ पर की जा रही है और इसके साथ साथ पुलिस जो है वो बाहर एक बार चेक कर रही है। बाहर चेक करने के बाद जो स्कूल प्रबंधन है वो एक बार फिर अंदर चेक करता है और उसके बाद फिर जब क्लास में अगर जब तमाम जो विद्यार्थी हैं वो पहुंचेंगे तो उसके बाद फिर चेकिंग होगी और जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत यहाँ पर चेकिंग तो की जा रही है। स्कूल प्रबंधन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। पुलिस प्रशासन और जो एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं पिछले बार भी रीट परीक्षा हो या फिर जाहिर तौर पर अशोक, ये सघन चेकिंग अभियान जो आप दिखा रहे हैं ये बड़ी आवश्यक है और उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये परीक्षार्थी शामिल होते हैं, लाखों की संख्या। ऐसे में कुछ भी चीज निकल कर सामने आती है, कुछ भी चीज इधर उधर होती है तो परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ जाता है। दोनों लोगों का
का बहुत शुक्रिया त्रिभुवन और अशोक। इन तमाम जानकारियों को साझा करने की परीक्षा से संबंधित 11 बजे से लेकर 2 बजे का समय होगा जब ये अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। बढ़ेंगे आगे, कुछ और खबरों की हम बात करेंगे, क्योंकि जालोर के सांचौर इलाके में घर जा रहे व्यापारी के साथ मारपीट कर रुपए और मोबाइल लूटने की वारदात सामने आई है। देर रात का ये पूरा मामला है। बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट की, रुपए और मोबाइल छीने भाग गए। व्यापारी ने सांचौर पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाई, एक आरोपी को दबोच लिया। वारदात सांचौर थाना क्षेत्र के कारोला सरहद के पास हुई थी। बढ़ेंगे आगे। जयपुर में प्रताप नगर में लाखों लीटर पानी बर्बाद, आखिर जिम्मेदार कौन? पीएचईडी या हाउसिंग बोर्ड? यह बड़ा सवाल है। देर रात यूनिक टावर सेक्टर 26 में पाइपलाइन टूटी। दोनों विभाग बर्बाद पानी को रोकने के बजाय उलझते रहे। इसके बाद हाउसिंग बोर्ड के एक्सीडेंट ने माना कि हाउसिंग बोर्ड की लाइन टूटने से लाखों लीटर पानी की बर्बादी हो गई है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जहां पानी कितनी कमी, वहीं पर पानी कितनी बर्बादी। लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया और विभाग आपस में उलझते रहे। प्रताप नगर में लाखों लीटर पानी की बर्बादी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पीएचईडी और हाउसिंग बोर्ड ये उलझते रहे। बाद में हाउसिंग बोर्ड ने माना। बढ़ेंगे आगे। टोंक नगर परिषद के सभापति अली अहमद की मनमानी और हठ धर्मिता के चलते एक बार फिर से शहर के सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। आज तीसरे दिन भी शहर में सफाई व्यवस्था नहीं हुई है। इसके चलते शहर में गंदगी के ढेर अटे पड़े हैं। मुख्य बाजार से लेकर शहर के वार्डों में चारों ओर गंदगी फैली हुई है। सफाई कर्मी घंटाघर चौराहे पर टेंट तंबू लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मियों की मांग है कि जो लिखित समझौता पिछले दिनों सफाई कर्मियों और नगर परिषद के बीच हुआ था, उनकी अब बात कोई पालना नहीं हुई है। गैर वाल्मीकि समाज के कार्मिकों को फिर से दूसरे कार्यालयों में पदस्थापित कर दिया गया है। कोई जिला निर्वाचन विभाग में काम कर रहे हैं तो कोई अधिकारियों के बंगलों पर, जिसके चलते ये कार्य बहिष्कार। अभी सफाई कर्मचारी को काम करने नहीं आ रही है। संबंधित जिम्मेदार वगैरह किसी को आओ यहाँ जयपुर से खबर है। आज से हज का सफर शुरू हो रहा है। जयपुर एयरपोर्ट से हज की पहली फ्लाइट रवाना होगी। सुबह 11 बजे का समय है जब ये पहली फ्लाइट मदीना के लिए उड़ान भरेगी। 6 जून तक कुल 27 फ्लाइट्स वो जो हाजी हैं उनको लेकर जाएगी। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हज यात्रियों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में परिजन हज पर जाने वालों को छोड़ने पहुंच रहे हैं। हालांकि टर्मिनल 1 के मुख्य द्वार पर परिजनों को बाहर ही रोका जा रहा है। हज पर जाने वाले यात्रियों को ही एयरपोर्ट पर एंट्री दी जा रही है। वहीं हज कमेटी की ओर से वॉलंटियर्स भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए राजस्थान पुलिस और एयरपोर्ट पर CISF के जवान तैनात किए गए हैं। जो है करेंगे दुआ कि अमन अमान बना रहे, भाईचारा बना रहे अपने अंदर। 2 साल के बाद 3 साल के बाद में ये नंबर वापस आया हमारा। पहले भी आ चुका था, अभी फिर आया है। कोरोना में कैंसिल हो गया था। अब बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह जवानी में बुला रहा है। अल्लाह सबको बुलाए, पूरी उम्मत को बुलाए। अल्लाह वो अपना घर सबको दिखाए। जिहाद के लिए नहीं है, जद्दा के लिए जाती थी फ्लाइट अब की बार मदीने के लिए भेजी है। उन्हों का अपना कानून है, अपना कुछ है और बहुत अच्छी बात है। बड़ा आज होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह के नबी ने भी मदीने से आके हज करा था, तो इंशाल्लाह बड़ा आज होगा। जो ईओ साहब है, हमारे जो चेयरमैन साहब, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है इस वक्त। इन्होंने हाजियों को अंदर बस आ रही है, हज हाउस से डायरेक्ट अंदर पहुँचा रही है। ठीक है, जो गाड़ियों से आ रही हैं उनको हमने यहाँ रोक दिया गया है। यहीं से हाजियों को हमारे जो वॉलंटियर है वो लेके अंदर चल रहे हैं। हज की फ़्लाइटें आज पहला दिन है और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था की हुई है। थोड़ा सा ट्रैफिक एक साथ आ रहा है, छोड़ने के लिए एक के साथ 10-15 लोग, काफ़ी लोग आ रहे हैं। समझाइश करके ट्रैफिक बराबर चल रहा है और ठीक है।
बढ़ेंगे आगे। बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति नागौर जिले के लाडू में संपन्न हुई। पहले दिन शुक्रवार को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई और शनिवार को प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। अब कार्य समिति में कुल 3 सेशन हुए। जो पहला सेशन था उसमें प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पूरे होने पर उनकी योजनाओं को गांव-गांव तक, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। इसके लिए बीजेपी की ओर से 30 मई से 30 जून तक 1 महीने का महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने को लेकर भी विचार किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि कभी भारत विश्व की तरफ देखता था और आज स्थितियां बदली हैं और विश्व भारत की तरफ देख रहा है। वहीं राजनीतिक प्रस्ताव सत्र नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पेश किया। प्रस्ताव का अनुमोदन उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, सांसद कनकमल कटारा, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, निर्मल कुमावत ने किया। कार्यक्रम में सीपी जोशी, गजेंद्र शेखावत, अर्जुन लाल मेघवाल भी शामिल रहे। हमने एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया है। इस राजनीतिक प्रस्ताव पर 23-24 तारीख को जिलों की कार्य समिति चर्चा करेगी और उसके बाद अगले सप्ताह मंडल की कार्य समिति चर्चा करेगी और फिर हमारे मंडल के बाद हमारे शक्ति केंद्र और हमारे बूथ कमेटियों तक की हमारी राजनीतिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। हम इन सारे मुद्दों के आधार पर जनता में नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लाडनू में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। जहां तक चुनाव का विषय है, निश्चित रूप से 2023 में चुनाव है विधानसभा के, 2024 में चुनाव है, आम चुनाव है और 23 में भी भाजपा राजस्थान में जीतेगी और 24 में भी पूरे देश में भाजपा चुनाव जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 583वीं जयंती 22 मई को धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक हमेशा से ही यही तिथि सभी लोग मानते आए हैं, लेकिन इस बार विक्रम संवत के अनुसार उनका जन्म जयंती मनाई जा रही है। 22 मई को शहर के बाण माता मंदिर में सुबह 9:30 बजे एक विशाल रैली निकाली जाएगी जो विभिन्न मार्गों से होते हुए मिनी सचिवालय स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर पहुंचेगी। इस रैली में जिले भर से सर्व समाज के लोग भाग लेंगे। कार्यक्रम में प्रतापगढ़ और 9 तहसील और प्रतापगढ़ संपूर्ण जिले से हर गांव से क्षत्रिय समाज के समाजजन और अन्य समाज के सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और इस उपलक्ष्य में एक विशाल वाहन रैली भी रखी गई है जो प्रतापगढ़ के मुख्य मार्गों से होती हुई सभा स्थल जिला कलेक्टर पहुंचेगी। इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।